हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने निफ्टी 50 के ऑल्टरनेटिव्स की बात की थी। इसमें कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि ऑल्टरनेटिव्स तो बता दिए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सही इंडेक्स फंड कौन सा है, और अगर पता चल भी गया तो चुनना कैसे है। दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड अस कि लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप ये सारे म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनना है बता देते हैं, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस जैसे इंडेक्स फंड्स और ETF की कोई बात ही नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग है, इजी होगा, नो फंड मैनेजर, तो ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। पर रियलिटी ये है, सिर्फ पैसिव होने का मतलब सिंपल नहीं होता। अक्सर इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे कोई भी इंडेक्स फंड उठा लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो धीरे धीरे इस गेम को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हायर कॉस्ट, पुअर ट्रैकिंग, यहाँ तक कि लिक्विडिटी इश्यूज के थ्रू। हेंस इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट द राइट इंडेक्स फंड, पर उसके साथ साथ हम एक और बोनस सेक्शन ऐड कर रहे हैं। हम आपको सही ETF चुनना भी बताएंगे, वो भी लाइव वेबसाइट में जाकर, नॉट जस्ट इन थ्योरी। इंडेक्स फंड्स और ETFs दोनों इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग के रूल्स फॉलो करते हैं, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के टूल्स हैं, और दोनों का गोल एक ही होता है, इंडेक्स के रिटर्न को एफिशिएंटली रेप्लिकेट करना। इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड समझ रहे हो और ETFs को इग्नोर कर रहे हो, या ETFs देख रहे हो और इंडेक्स फंड को लाइटली ले रहे हो, तो आप पिक्चर का आधा हिस्सा मिस कर रहे हो। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता होगा कौन सा इंडेक्स फंड या ETF आपके लिए सही है, कैसे उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट चूज करना है, और कौन सी छोटी मिस्टेक्स है जो लॉन्ग टर्म में लैक्स का नुकसान करवा सकती है। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करेंगे बाय शॉर्ट लिस्टिंग राइट इंडेक्स फंड फॉर अस। सबसे पहला स्टेप होता है ये समझना कि फंड एक्चुअली ट्रैक क्या कर रहा है, मतलब आपका पैसा किस एग्जैक्ट इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या कोई और इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस उतना ही होगा जितना उसका इंडेक्स परफॉर्म करेगा, ना ज्यादा ना कम। अब चलो मान लो कि आपका इंडेक्स अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वही अच्छे से इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर रहा है, तब क्या करोगे। ठीक इसीलिए हम किसी भी फंड का ट्रैकिंग एरर चेक करते हैं, मतलब फंड कितना क्लोजली इंडेक्स को फॉलो करता है। थोड़ा ट्रैकिंग डिफरेंस आएगा, इंडेक्स और इंडेक्स फंड के रिटर्न्स में थोड़ा सा गैप नेचुरल है। जैसे मान लो निफ्टी 50 TRI ने एक साल में 9.97% रिटर्न्स दिए। इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले वेल रन फंड सच एज UTI निफ्टी 50 और HDFC निफ्टी 50 9.67% से 9.73% तक रिटर्न दे सकते हैं। ये गैप क्यों आता है? क्योंकि ये डिफरेंस मार्केट का नहीं, ये फंड की एग्जीक्यूशन क्वालिटी का डिफरेंस है। लेकिन वहीं LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 ने सिर्फ 8.78% रिटर्न दिए। दिस शोज कि ट्रैकिंग डिफरेंस तो होगा, लेकिन फंड चुनने से पहले आप ये भी देखना कि उसी कैटेगरी को फॉलो करने वाले बाकी फंड्स ने कितना डिफरेंस दिया। अब चलो मैंने देखा कि मेरे फंड का ट्रैकिंग डिफरेंस बाकियों से कम है, मतलब ऑलमोस्ट इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, बट व्हाट इफ वो रिटर्न्स देने के लिए फंड मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है, मतलब हायर एक्सपेंस रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंपेयर टू फंड्स, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वर्सेस ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। Why just these two funds? क्योंकि दोनों ही फंड्स अपने अपने कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं और दोनों का एक्सपेंस रेशियो लो की कैटेगरी में आता है। लेकिन आप देखना, इस कंपैरिजन से आप जानोगे कि इन दोनों फंड्स के भी बीच का जो स्मॉल डिफरेंस है वो कितना बड़ा गैप क्रिएट करता है फाइनल कॉर्पस में। अब चलो अज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड का ग्रॉस रिटर्न 14% है और एक्टिव लार्ज कैप फंड का ग्रॉस रिटर्न 16% है। सरफेस लेवल पे तो एक्टिव फंड क्लियरली बेटर लगता है, सीधा 2% का एडवांटेज। लेकिन जब हम कॉस्ट को पिक्चर में लाते हैं तब रियल स्टोरी समझ में आती है। UTI निफ्टी 50 डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.21% है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप का 0.84% है। एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद इंडेक्स फंड का नेट रिटर्न रह जाता है अराउंड 13.79% और एक्टिव फंड का 15.16%। मतलब कहाँ एक्टिव फंड इनिशियली आपको 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रहा था, पर एक्सपेंस रेशियो लगाते ही नेट रिटर्न का डिफरेंस सिर्फ 1.37% रह गया। अब मान लो आप 20,000 का मंथली SIP 10 साल तक करते हैं, एंड में इंडेक्स फंड से आपको अप्रॉक्स 51.75 लाख मिलते हैं और एक्टिव फंड से 56.28 लाख। हाँ, एक्टिव फंड जीत रहा है, लेकिन सिर्फ 4.5 लाख से, और वो भी 10 सालों के बाद। आपको पता है ये एक्स्ट्रा पैसा किस प्राइस पर आया? हर साल ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करके, फंड मैनेजर रिस्क लेके, ये मान के चलते हुए कि फंड मैनेजर चेंज नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये अज्यूम करके कि फंड अगले 10-20 साल तक लगातार आउट परफॉर्म करता रहेगा। और अगर एक्टिव फंड का ग्रॉस रिटर्न सिर्फ 1% भी गिर गया, मान लो 16% से 15% हो गया, तो हायर एक्सपेंस रेशियो पूरा एडवांटेज वाइप आउट कर देगा। फिर ना 4-5 लाख का गैप बचता है, ना आउट परफॉर्मेंस की कहानी। और यहीं से एक सिंपल इन्वेस्टिंग ट्रूथ निकल कर आता है, रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं लेकिन कॉस्ट गारंटीड होते हैं।
मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब कोई भी फंड कोई स्पेसिफिक रिटर्न्स क्लेम करता है, चेक करो कि उसके बदले कितना कॉस्ट मांग रहे हैं, कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसलिए एक अच्छे इंडेक्स फंड का काम होता है लीकेज को मिनिमाइज करना, बेंचमार्क के बिल्कुल पास रहना और इन्वेस्टर को टाइम का फायदा लेने देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में छोटी छोटी फ्रिक्शंस ही सबसे ज्यादा कंपाउंड होती हैं। तो हमारी चेकलिस्ट कहां तक पहुंची? पहला, कौन सा इंडेक्स ट्रैक हो रहा है चेक करो, दूसरा ट्रैकिंग एरर और तीसरा एक्सपेंस रेशियो। एक लास्ट चीज जो अक्सर लोग इस चेकलिस्ट में ऐड करना भूल जाते हैं वो है इंडेक्स फंड का AUM। बहुत छोटे AUM वाले इंडेक्स फंड्स में अक्सर कैश ड्रैग और एग्जीक्यूशन इश्यूज देखने को मिलते हैं। जब फंड का साइज छोटा होता है तो थोड़े से इनफ्लोज या आउटफ्लोज भी फंड के लिए डिस्प्रपोर्शनेटली बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडेक्स फंड का AUM सिर्फ 200-300 करोड़ है तो उसमें 20 करोड़ का इनफ्लो भी मैसिव होता है, लगभग 7 से 10% फंड के साइज के बराबर। अब AMC को ये पैसा तुरंत इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में एग्जैक्ट वेट के साथ डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसके चक्कर में बाइंग जल्दी जल्दी होती है, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ते हैं और ट्रैकिंग एरर ग्रो हो जाता है। इसी तरह अगर इसी फंड से 20 करोड़ का आउटफ्लो हो जाए तो फंड को फोर्स्ड सेलिंग करनी पड़ती है और वॉलेटाइल मार्केट्स में इसका मतलब होता है गलत प्राइसेस पर सेल करना, जो डायरेक्टली आपके NAV को हिट करता है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बड़े फंड्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, खासकर जब इंडेक्स इटसेल्फ ज्यादा लिक्विड ना हो। जब फंड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और रीबैलेंस के टाइम उसे एक ही दिन में बहुत सारे शेयर्स खरीदने या बेचने पड़ते हैं, तो वो अकेला फंड ही मार्केट में डिमांड या सप्लाई बढ़ा देता है। इससे प्राइसेस मूव हो जाते हैं, खरीदते वक्त महंगा पड़ता है और बेचते वक्त सस्ता, और इसी को मार्केट इंपैक्ट कहते हैं। इसीलिए स्केल मैटर्स। एक रीजनेबली लार्ज AUM फंड फ्लोज को स्मूथली एब्जॉर्ब कर लेता है, एग्जीक्यूशन बेटर होता है, ट्रैकिंग डिफरेंस कम रहती है और एंड में इन्वेस्टर को ज्यादा प्रेडिक्टेबल आउटकम मिलता है। इसलिए इंडेक्स फंड चूज करते वक्त AUM को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंटली डिसाइड करता है कि फंड इंडेक्स को कितनी एफिशिएंटली फॉलो कर पाएगा। तो चेकलिस्ट बन गई है, अब जल्दी से एक प्रोसेस देख लें जिसमें हम साथ में सही इंडेक्स फंड चुन पाए। तो चलते हैं रुपी वेस्ट वेबसाइट में। यहाँ मैं ऐसे फंड्स अपने लिए चुनना चाहूंगी जो निफ्टी 50 TRI को फॉलो करते हैं। तो यहाँ इक्विटी लार्ज कैप हटाकर हम इंडेक्स फंड की कैटेगरी चुन लेते हैं। फिर चूज कॉलम्स में जाकर विल सिलेक्ट ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे AUM, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, उसके साथ ही बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। फिर AUM से सारे फंड्स हम सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ AUM के बेसिस पर आपको टॉप 5 इंडेक्स फंड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ UTI निफ्टी 50 का बीटा दिख रहा है 1, जिसका मतलब है कि ये फंड मार्केट के साथ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम मूव करता है और इसका 0.31% एक्सपेंस रेशियो भी सबसे लोएस्ट लेवल्स में से एक है। लेकिन यहाँ आपको ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर नहीं दिखेगा, वो हमने इनकी वेबसाइट से निकाला है। यहाँ UTI का ट्रैकिंग डिफरेंस है -0.87 और ट्रैकिंग एरर है 0.02%। इसे कंपेयर करते हैं HDFC इंडेक्स फंड से, विच वाज इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द रुपी वेस्ट टेबल। नाउ HDFC फंड का ट्रैकिंग एरर सिमिलर है टू UTI, दैट इज 0.02%, बट ट्रैकिंग डिफरेंस यहाँ है बेंचमार्क के रिटर्न्स माइनस स्कीम के रिटर्न्स, दैट इज -1.82%। You know, since inception, UTI का ट्रैकिंग डिफरेंस HDFC निफ्टी 50 प्लान के मुकाबले काफी कम रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ इन्वेस्टर को इंडेक्स के ज्यादा करीब रिटर्न्स मिलते रहे हैं। इसीलिए सिर्फ ट्रैकिंग एरर देखना काफी नहीं होता, लॉन्ग पीरियड में एक्चुअल रिटर्न्स का इंडेक्स से कितना गैप रह गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सही इंडेक्स फंड्स कैसे चुनना है ये देख लिया है, पर अब बारी है ETFs का गेम समझने की। And I for one was really interested in this section. You know why? क्योंकि ETFs में रिटर्न सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि फंड इंडेक्स को कितना अच्छा ट्रैक करता है। यहाँ पिक्चर में और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उस ETF को मार्केट में कितनी स्मूथली बाय और सेल कर पा रहे हो। मतलब ETFs में सिर्फ नंबर नहीं, एग्जीक्यूशन भी गेम का हिस्सा होता है। तो शुरू करते हैं ETF से। मान लो आपने 5 साल पहले एक ETF में इन्वेस्ट किया, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, स्ट्रैटेजी सही रही और आज पेपर पर आपको 5 लाख का प्रॉफिट भी दिख रहा है। आप बड़े खुश हो जाते हो, सोचते हो सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। लेकिन इस टाइम तक आपको आने वाली प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं होता। प्रॉब्लम तब समझ आती है जब आप सेल बटन दबाते हो। कुछ ETFs में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स लिमिटेड होते हैं। जब आप सेल ऑर्डर लगाते हो तो बिड आस्क स्प्रेड वाइड होता है, मतलब बायर जो प्राइस देने को तैयार है और सेलर जो प्राइस चाह रहा है उसमें काफी गैप होता है। इसी गैप की वजह से आपको अपना ETF लोअर प्राइस पर बेचना पड़ता है। रिजल्ट, आपका एक्चुअल या रियलाइज प्रॉफिट 5 लाख के बजाय 4.5 लाख ही रह जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने एग्जिट का टाइम गलत चूज नहीं किया, बस लिक्विडिटी की कमी ने आपके रिटर्न्स का एक हिस्सा क्वाइटली रिड्यूस कर दिया।
इसीलिए ईटीएफ के केस में लिक्विडिटी सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करती है। जब भी ईटीएफ सिलेक्ट करो, ये दो चीजें सबसे पहले देखो। एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना इजी एंट्री और एग्जिट होता है, और दूसरा एयूएम। हायर एयूएम यूजुअली बेटर पार्टिसिपेशन और टाइटर स्प्रेड्स इंडिकेट करता है। लो वॉल्यूम और छोटे एयूएम वाले ईटीएफ्स चार्ट पर तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन एग्जिट के टाइम कॉस्टली साबित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक ऐसी चीज की बात करने वाली हूं जो ज्यादातर ईटीएफ इन्वेस्टर्स या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर जानते ही नहीं है। INAV, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में समझें तो INAV आपको ये बताता है कि ईटीएफ के अंदर जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनकी रियल टाइम वैल्यू क्या है। इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट प्राइस और INAV के बीच गैप आ जाता है। अक्टूबर 2025 में एग्जैक्टली यही चीज हमने इंडिया के सिल्वर ईटीएफ्स में देखी। कुछ सिल्वर ईटीएफ्स अचानक अपने INAV से काफी ज्यादा प्राइस पर ट्रेड करने लगे। ईटीएफ सेम था, सिल्वर एक्सपोजर सेम था, लेकिन स्क्रीन पर प्राइस बिल्कुल अलग दिख रहा था। ऐसा क्यों हुआ? उस टाइम सिल्वर की डिमांड एकदम स्पाइक कर गई। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही थी सोलर पैनल्स और ईवीज के चलते, दूसरी तरफ फेस्टिव बाइंग भी चल रही थी, और साथ ही साथ इंडिया में फिजिकल सिल्वर की अवेलेबिलिटी भी टाइट हो गई। अब यहाँ एक टेक्निकल इशू आता है। ईटीएफ फंड मैनेजर्स जब नई ईटीएफ यूनिट क्रिएट करते हैं, उन्हें फिजिकल सिल्वर चाहिए होता है। जब सिल्वर मिलना मुश्किल हो गया तो न्यू ईटीएफ यूनिट्स बनाना भी मुश्किल हो गया। डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई लिमिटेड रहा। रिजल्ट, मार्केट में ईटीएफ का प्राइस एक्चुअल सिल्वर वैल्यू से आगे निकल गया, और जो इन्वेस्टर्स उस टाइम बाय कर रहे थे उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वो सिल्वर महंगा हो रहा है इसलिए नहीं, बल्कि वो सेम सिल्वर एक्सपोजर के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे थे। जब फंड हाउसेस ने ये डिस्टॉर्शन नोटिस किया तो कई एएमसीज ने सिल्वर ईटीएफ्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेरी पॉज कर दिया। सिल्वर खराब था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्राइसिंग इरेशनल हो चुकी थी। ये है INAV का इंपॉर्टेंस, और ये सिर्फ कमोडिटी ईटीएफ्स तक लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली यही लॉजिक स्टॉक ईटीएफ्स पर भी अप्लाई होता है। मान लो एक निफ्टी मिड कैप ईटीएफ का INAV ₹200 है। आइडियली ईटीएफ का मार्केट प्राइस भी उसके आसपास ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर लो लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म फ्रेंजी की वजह से आप उसी ईटीएफ को 220 पर खरीद लेते हो, तो आप बेटर कंपनीज नहीं खरीद रहे, आप बस सेम अंडरलाइंग स्टॉक्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, एंड दैट एक्स्ट्रा ₹20 वो फ्यूचर में कहीं से मैजिकली रिकवर नहीं होता। वो बस आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को पहले दिन से ही ड्रैग कर देता है। इसीलिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग में सिर्फ इंडेक्स और एक्सपेंस रेशियो देखना काफी नहीं होता, INAV चेक करना उतना ही जरूरी है, स्पेशली जब मार्केट्स में एक्साइटमेंट ज्यादा हो। तो पहला हो गया एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, दूसरा AUM और तीसरा INAV। लास्ट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। जैसे इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो या फिर ट्रैकिंग एरर और डिफरेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही ईटीएफ्स के केस में भी ये दोनों चीजें ही क्रिटिकल होती हैं। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि हर साल रिटर्न्स पर कम कट लग रहा है। जब कॉस्ट कम होती है तो ईटीएफ की परफॉर्मेंस टाइम के साथ अपने INAV के ज्यादा क्लोज रहती है, लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो मार्केट को शायद पता भी ना चले, पर आपके रिटर्न्स और ईटीएफ के एक्चुअल अंडरलाइंग रिटर्न्स के बीच का गैप हर साल थोड़ा और बढ़ते चला जाता है। मतलब एसेट्स जो कमा रहे हैं और जो पैसा आपके हाथ आ रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कॉस्ट की वजह से क्वाइटली वाइडन होता रहता है। इसलिए ईटीएफ चूज करते वक्त एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग क्वालिटी भी उतनी जरूरी होती है। तो चलो थ्योरी से निकलकर एक्चुअल एक्शन पर आते हैं। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन पर जाएंगे और वहां उन ईटीएफ्स को स्क्रीन करेंगे जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उनको हम दो की चीजों पर जज करेंगे, लिक्विडिटी और कॉस्ट। ये कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का सबसे सिंपल और फास्टेस्ट तरीका बनते जा रहा है। आपको ग्लोबल बिजनेसेस का एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट इकोनॉमीज के साइकिल्स मिलते हैं, और ऐसे थीम्स मिलते हैं जो इंडिया के मार्केट के साथ हमेशा मूव नहीं करते। हर ग्लोबल स्टॉक पिक करने के बजाय एक अच्छा इंटरनेशनल ईटीएफ आपको ये काम क्लीनली, चीपली और एफिशिएंटली करने देता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ट्रेंड लाइन में जाकर मार्केट्स पर हवर करो, ETF सिलेक्ट करो, और फिर ग्लोबल ETFs हमें चूज करना है, और यहाँ हमें ये 6 इंटरनेशनल ETFs दिखते हैं। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF की लिक्विडिटी। इसका 3 मंथ एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम लगभग 9.42 लाख यूनिट्स का है, जो इसे इंडिया के मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड इंटरनेशनल ETFs में से एक बनाता है। हाई लिक्विडिटी का सीधा मतलब है एंट्री और एग्जिट दोनों इजी, इंपैक्ट कॉस्ट कम, और एग्जीक्यूशन का रिस्क भी काफी हद तक कंट्रोल में। लिक्विडिटी के अलावा ये ETF आपको दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल ग्रोथ कंपनीज का एक्सपोजर देता है, जैसे टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लीडर्स। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक लास्ट सैनिटी चेक करना बहुत जरूरी है, और वो है मार्केट प्राइस वर्सेस INAV का कंपैरिजन।
इसके लिए हम मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर जाते हैं, जहां फंड हाउस लेटेस्ट आईएनएवी पब्लिश करती है। इससे हमें क्लियर पता चलता है कि हम ईटीएफ को फेयर प्राइस पर खरीद रहे हैं या फिर प्रीमियम प्राइस पे दे रहे हैं। ये टेबल एक्चुअली प्योरेस्ट आईएनएवी चेक होती है और इसी तरह आपको इसे रीड करना चाहिए। यहाँ करंट आईएनएवी ₹229.36 है और प्रीवियस डे का एनएवी ₹229.56 था, यानी -0.08% का मूव। ये नंबर ईटीएफ की फेयर वैल्यू बताता है, जो नैस्डैक 100 स्टॉक्स और यूएसडी आईएनआर मूवमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। एक्सचेंज पर ईटीएफ का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसका इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर। इस 229.36 आईएनएवी को आप एनएसी या बीएसई पर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 के लाइव मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हो। अगर प्राइस इसके आसपास है तो एग्जीक्यूशन क्लीन है, अगर काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और अगर नीचे मिल रहा है तो आप डिस्काउंट पर बाय कर रहे हो। बस ये एक कंपैरिजन ही बता देता है कि आप ग्लोबल टेक एक्सपोजर फेयर वैल्यू पर ले रहे हो या सिर्फ शॉर्ट टर्म डिमांड और लिक्विडिटी की वजह से ओवर पे कर रहे हो। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, ईटीएफ्स में भी ट्रैकिंग एरर और डिफरेंस मैटर करता है। चाहे ईटीएफ इंट्राडे ट्रेड करता हो, गोल वही रहता है। ईटीएफ को टाइम के साथ अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को क्लोजली मिरर करना चाहिए। अगर ट्रैकिंग डिफरेंस धीरे धीरे वाइडन हो रहा है तो वो इंडिकेशन होता है हायर कॉस्ट, वीक एग्जीक्यूशन या लिक्विडिटी इश्यूज का, जो क्वाइटली आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर देते हैं बिना आपको तुरंत रियलाइज करवाए। इसीलिए ईटीएफ सिलेक्शन में सिर्फ थीम नहीं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। सो इन अ नटशेल, ईटीएफ्स के केस में सिर्फ ये मत पूछो कौन सा ईटीएफ सबसे अच्छा लग रहा है, खुद से ये सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इजीली एंटर कर सकती हूँ, क्या एग्जिट के टाइम कॉन्फिडेंस रहेगा, कहीं मैं हिडन कॉस्ट तो पे नहीं कर रही, और क्या ये ईटीएफ टाइम के साथ इंडेक्स को क्लीनली ट्रैक कर रहा है। और हाँ, ये सिर्फ ईटीएफ्स तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रिंसिपल्स पूरे पैसिव इन्वेस्टिंग यूनिवर्स पर अप्लाई होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से नोट कर लेना। तो ये था हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कैसे सही इंडेक्स फंड चूज करें, कैसे ईटीएफ सिलेक्ट करें, और वो छोटी छोटी गलतियां जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स बिना जाने कर देते हैं, चाहे वो टीआरआई को इग्नोर करना हो, ट्रैकिंग डिफरेंस को ओवरलुक करना हो, या फिर लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड्स और आईएनएवी जैसे फैक्टर्स को लाइटली लेना हो। बस एक क्विक रिमाइंडर, इस वीडियो में डिस्कस किए गए फंड्स और ईटीएफ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, पैसिव इन्वेस्टिंग पावरफुल होता है, लेकिन तभी जब आप उसे प्रिसीजन के साथ करते हो, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग में कैजुअल रहना महंगा पड़ सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझने में हेल्प की तो वीडियो को लाइक कीजिए और उस एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो पैसिव इन्वेस्टिंग में अभी भी कंफ्यूज्ड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.